वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका क्या नीड होता है। एंड सेकंड चीज़ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इस वीडियो का टाइटल है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इवॉल्व होकर बना। आज जो हम लोग को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है ये आज ऐसा नहीं था, ये पहले इन्वॉल्व होते होते फर्दर इसके पहले कुछ वर्जन्स रहे। आज ये कैसे इवॉल्व होकर बना ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। इस वीडियो को आप 2x स्पीड पे देख सकते हैं अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो। और नेक्स्ट चीज़, इसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइव क्लास ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसीलिए हो सकता है कुछ एरर हो, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट चीज़, आपको एक अटेंडेंस फॉर्म मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगर आप वो क्वेश्चंस का अच्छा आंसर करते हैं तो आपके लिए कुछ रिवॉर्ड है एंड आप वहाँ से लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की ओर बिना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले ना एक काम हम लोग समझ लेते हैं कि नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमको क्यों चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, ये हमको चाहिए क्यों। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ना दो एप्लीकेशंस है, ठीक है। कोई एक एप्लीकेशन हो गया जिससे हमको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है, और एक कोई दूसरा ऑपरेशन है एप्लीकेशन है उससे भी हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। लेकिन उसमें हमको कुछ बेसिक कोड लिखना है, मतलब कि हो सकता है कुछ एप्लीकेशन स्पेसिफिक हमने कोड लिखा और कुछ कोड हमने ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं तो हमको प्रिंटर वगैरह के लिए जो कुछ कोड लिखना था वो सब कोड भी हमको इसी में इंक्लूड करना पड़ गया, ठीक है। मतलब वो जो एक्स्ट्रा कोड एडेड है वो यहाँ पे एडेड दिख रहा है। सेम होगा हमारे साथ सेकंड एप्लीकेशन के साथ भी। अगर जो हमारा एप्लीकेशन 2 है उसमें भी कुछ स्पेसिफिक कोड होगा। मान लीजिए अगर वो ब्राउज़र का कोई कोड है तो ब्राउज़र से रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम होगा। एंड अगर इस वाले में बात करें, पिछले वाले में हो सकता है कि वो गेम का कोई प्रोग्राम था तो उसका कुछ यहाँ पे कुछ कोड हो सकता है। लेकिन एक जो बात है कि सेकंड वाला पार्ट जो ये है ये वाला रिपीटेड हो रहा है, तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पे भी वो रिपीटेड होगा जो सेकंड वाला पार्ट है वो वाला। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए ये जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार जो कि सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, इसी को एक अलग सॉफ्टवेयर में हम लोग बना के रख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उसी को हम लोग यूज़ करते हैं किसके थ्रू, ये उसको एक एज अ इंटरफेस यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बल्कि जो एप्लीकेशन है वो बल्कि नहीं हो पाता। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एप्लीकेशन में जो मेन कोड था वो इतना ही था और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कोड हम यहाँ पे ऐड कर दिए। तो बल्कि और कॉम्प्लेक्स ऐप हमारा नहीं बनेगा। जितना हमको एक ऐप में काम है स्पेसिफिक उतना ही हम ऐड करेंगे। हमको मेन हो सकता है प्रिंटर से रिलेटेड या फिर कोई हार्डवेयर इनपुट आउटपुट ये सब से रिलेटेड प्रोग्राम उसमें लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे एक और ज़रूरत है ना, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन ऐप। अगर ये ओएस हमारा ना रहे तो ये भी हो सकता है कि रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो जाए एक ऐप के द्वारा। मान लीजिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला ऐप था, ठीक है, हमारा अगर ये जो फर्स्ट वाला ऐप इसका अगर नाम कुछ रख दें, ये A1 नाम का ऐप था और ये था A2। अगर ये दोनों जो ऐप्स हैं ये दोनों एक साथ में, अगर हमारे पास CPU है, अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये एक बार में ये वाला जो ऐप है ये एक बार में CPU को एक्सेस करके रख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि हम कोई इस चीज़ को कंट्रोल करें कि CPU को किस ऐप को कितना मिलेगा, या फिर सेम ऐसा ही अलग रिसोर्सेज के साथ भी हो सकता है, चाहे वो रैम हो या फिर अदर कोई भी रिसोर्स हो, ठीक है। तो ये चीज़ थर्ड। एंड नेक्स्ट है नो मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन का भी एक और बात है। मान लीजिए ये जो दोनों ऐप्स हैं ये दोनों ऐप ना एक एक्सेस कर रहे हैं एक मेन मेमोरी को, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों ऐप्स एक्सेस कर रहे हैं एक मेन मेमोरी को। अब ये जो हमारा मेन मेमोरी है हो सकता है कि यहाँ पे हमारा कुछ एक ऐप से रिलेटेड डेटा इस पार्ट में हो और दूसरे ऐप से रिलेटेड डेटा इस पार्ट में हो, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो ये जो डेटा ऐप 1 का है D1 और ये जो डेटा ऐप 2 का है, हो सकता है दोनों ऐप का अलग अलग हो। लेकिन अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना तो मेमोरी एज अ हार्डवेयर होगा, तो उसके पास ये इस लोकेशन को एक्सेस करने का अगर ऑप्शन है तो उसके पास इसको एक्सेस करने का भी कोड होगा और इसको भी एक्सेस कर सकता है। तो कोई हमको ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई मैनेजर चाहिए जो कि दोनों ऐप्स के बीच में उनका जो डेटा मैनेजमेंट हो रहा है वो सिक्योर्ड रख पाए, ठीक है। उसके बाद इस पूरे के बेसिस पे आप समझ सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ये सारा काम हम लोग करेंगे कैसे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हमको मिलेगा जिसके थ्रू हम ये सारा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नीड ऑफ ऑपरेशंस में हमने 3 चीज़ें देखा कि हमको एप्लीकेशन को बल्कि होने से बचाना है, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा कुछ फालतू का कोड ना हो, जितना ज़रूरत हो एप्लीकेशन स्पेसिफिक उतना ही हो। रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन मतलब
कोई भी एक ही ऐप ऐसा ना हो कि बहुत सारे रिसोर्स लेके बैठ जाए और वो मतलब बाकियों को काम करने का मौका ही ना दे। जैसे ये वाला फर्स्ट वाला ऐप अगर CPU एक बार ले ले तो ये CPU तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसका काम ना हो, तब तक ये जो दूसरा वाला है ये वेट करता रह जाएगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड नेक्स्ट है मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन हमने बताया कि अगर मेमोरी में एक ऐप ने अपना कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा ऐप ने भी कुछ अपना डेटा रखा हुआ है, तो एक ऐप दूसरे ऐप का डेटा कुछ चेंज वेंज कर दे तो प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो ये था 3 नीड ऑफ OS, और मतलब 3 हमने ये चीज़ बताया कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को ना आप एज अ इंटरफेस हमेशा विजुअलाइज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा, अगर आप पूरे कंप्यूटर सिस्टम को समझे तो सबसे पहले जो आप ज़रूरी चीज़ है वो आप यूज़र यानी कि आप। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी अपडेट हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चाहे वो वर्ड हो, जीमेल हो, वर्कशीट हो, या फिर आप कोई मूवी देखने के लिए नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है। अब ये सब एप्लीकेशन चलेगा कैसे, आपका डायरेक्ट वर्ड तो हार्डवेयर पे चल नहीं सकता, तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रोल में आता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, कभी कभी ना ये जो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना, जनरल टर्म्स में कभी कभी इस पूरे को एक ही मान लिया जाता है। ठीक है, इस पूरे को एक ही हम लोग मान लेते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये पूरा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमको हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो भी है वो प्रोवाइड करा है। ठीक है, वैसे ही सेम यूज़र के केस में ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको भी एज अ यूज़र ही काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, और ये पूरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये समझ सकते हैं, ये दोनों एक यूज़र का पार्ट हो गया और ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, और ये हमारा बेसिक स्पेसिफिकली हार्डवेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल समझिए ना तो सबसे पहले एक्सेस टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होगा कि जो भी हमारा मान लीजिए स्पेसिफिक कोई हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं तो उसके पास क्या होगा कि जो भी हार्डवेयर होगा कंप्यूटर का वो सबका उसके पास एक्सेस होगा, चाहे वो CPU हो या फिर कोई भी अदर हमारे पास रिसोर्स हो, उस सब का एक्सेस किसके पास होगा, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि हमारा अगर यहाँ पे यूज़र है, ठीक है, और बहुत अच्छा सा यूज़र है, और इसके बीच में अगर हमारा हो सकता है क्या होगा, OS आएगा और ये एज ए इंटरफेस काम करेगा किसके, हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, इधर से कुछ इसको कुछ चाहिए होगा तो ये देगा और इधर से कुछ इसको हार्डवेयर से कुछ आउटपुट भेजना, मतलब दिखाना होगा यूज़र तक कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वो OS के थ्रू भेजेगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में ना यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि मध्यस्थता करने वाला। जैसे होता है ना कि आपके गाँव में, आपके घर में अगर किसी चीज़ के लिए झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो उस दोनों के रिजॉल्व करने के लिए कोई एक नॉर्मल भाषा में गाँव वगैरह में बोले तो पंचायत बोलते हैं। ठीक है, कि उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे उन दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा। तो यही है जो मेमोरी के केस में कि मेमोरी का प्रॉब्लम अगर दो एप्लीकेशन के बीच में कैसे सॉल्व होगा, डिवाइस कैसे मैनेज होगा, फाइल कैसे मैनेज होगा, सिक्योरिटी प्रोसेस कैसे मैनेज होगा, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, नेक्स्ट एक चौथा रोल होता है कि हाइड अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इंटरनली वो प्रोसेस कैसे किया गया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है देखना कि कैसे वो इंटरनली जो एप्लीकेशन है वो काम, जो भी परफॉर्मेंस है वो हो रहा है, वो एप्लीकेशन को या यूज़र को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो वही वाला बात है कि अगर यहाँ पे हम जो बता रहे थे कि अगर हमारे पास दो एप्लीकेशन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन और ये दूसरा एप्लीकेशन, तो इन दोनों के बीच में जो डेटा का प्रोटेक्शन होगा, यानी कि इसका डेटा मेमोरी एक ही मेमोरी है, ठीक है, उसी में अलग अलग पार्ट में दोनों जगह पे, यहाँ पे एक का डेटा, यहाँ पे दूसरे का डेटा है, तो वो दोनों का डेटा सिक्योर्ड रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट ये पाँचों रोल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले एक चीज़ बता दें, द OS प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी अब कंप्यूटर सिस्टम का जब ऑपरेशन होगा तो ये एक मीन्स यानी कि साधन प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रॉपर ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होगा, इसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने बहुत डिटेल में समझ लिया, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आंसर करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इवोल्यूशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन समझने का मतलब है ना कि हमको ये समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में कैसा था और फिर वो आगे जाके कैसा बना एंड फिर आगे जाके कैसा बना, ये थर्ड एंड यहाँ पे 4 हम लोग फेजेस में इसको स्टडी करने वाले। ठीक है, कि 4 फेजेस में स्टडी करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम
बना, ठीक है। तो इसको हम जनरली 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं और ये चारों फेज अगर हम समझ लें तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हम समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, इवोल्यूशन बहुत लंबे टाइम पे होता है, जैसे हर चीज़ का वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म फेज में होता रहा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट फेज से, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट फेज़ जो था ना वो 1945 से लेके 1955 तक चला, ठीक है। फर्स्ट फेज़ क्या था, 1945 से लेके 1955 तक चला। और यहाँ से पहले क्या होता था कि मैकेनिकल सिस्टम्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे, बहुत बड़े बड़े उसमें मशीन होते थे, ठीक है। तो वो जो बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता था उसको हैंडल करने के लिए उस टाइम ना मैनुअली, यानी कि जो पर्सन होता था, कोई स्पेसिफिक पर्सन होता था और उसके जो मशीन्स होते थे वो उसको एक्सेस करता था, ठीक है। तो वो चीज़ उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेक्स्ट इसके बाद है द लिमिटेड कैपेसिटी टू वर्क ऑफ अ ह्यूमन, यानी कि एक अगर ह्यूमन था तो क्या हो सकता है वो लिमिटेड कैपेसिटी में काम करेगा, तो हो सकता है कि कुछ एरर्स आ पाए, और यहाँ पे एरर का चांसेस भी बहुत ज़्यादा था और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ सकता था, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आए और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स उनका काम कर तो रहे थे, लेकिन इस केस में भी वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा था, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि यूज़र का मतलब नॉर्मल ह्यूमन पर्सन का जो भी कैलकुलेशन वाला काम था वो करते थे और उनसे हो जा रहा था, उनके बिहाफ पे कंप्यूटर सिस्टम लाया गया, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम आया उसमें भी मैनेजमेंट का काम ह्यूमंस को ही देखना पड़ रहा था, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट। द इलेक्ट्रॉनिक मशीन सप्लाइड इंस्ट्रक्शन दैट वेयर बी एग्जीक्यूटेड बाई मशीन। यहाँ पे क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ना, जो भी मतलब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही उस टाइम बोला जाता था, वो पूरा पूरा कंप्यूटर सिस्टम अपने आप में था नहीं, ठीक है। वो सिर्फ कुछ कैलकुलेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। तो इसको अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता था तो हम लोग मैनुअली देते थे, अगर उसमें कुछ एरर आया तो वो पूरा प्रोसेस ही हमको फिर से करना पड़ेगा कि उसको फिर से वो पूरा चीज़ दो और फिर से वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये पूरा बहुत लेंदी प्रोसेस था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। द कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत स्लो था, यहाँ पे एरर्स भी बहुत ज़्यादा आते थे, और एरर आने का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीज़न होता था ना कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड मशीन, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन मशीन को दे रहे थे वही अगर गलत हो जाए तो डेफिनेटली एरर आएगा ही, ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम्स को सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम से बोलते हैं। सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब है ना कि मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक काम है, ठीक है, एक काम है T1 टास्क 1 और उसके पीछे है टास्क 2 और उसके पीछे है टास्क 3। अगर यहाँ पे अगर CPU है तो पहले ये वाला जाएगा, ये वाला जब प्रोसेस हो जाएगा फिर नेक्स्ट जाएगा, ये वाला का जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर इस वाले की बारी आएगी, फिर इस वाले की बारी आएगी, ठीक है। तो ये सीरियली प्रोसेसिंग होगा CPU पे, ठीक है। तो ये हमारा CPU यहाँ पर लिख दिया जाए, ये CPU है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनुअल होता था और सीरियली प्रोसेसिंग किया जाता था, एक टास्क दूसरा टास्क तीसरा टास्क। ऐसा नहीं है कि एक को अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये दूसरे पे आएगा, अगर एक पे प्रॉब्लम है तो ये यहीं पे रुक जाएगा, बाकी सब भी यहीं पे काम ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन, यहाँ पे ना बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये 95 से 1965 तक का इसको टाइम पीरियड माना गया है, वैसे आप टाइम पीरियड बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक बैच सिस्टम्स का नाम दिया गया। बैच सिस्टम आप लोग थोड़ा सा सुने होंगे, बैच सिस्टम कभी एक्सप्लेन करेंगे कभी जब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में। तो बैच सिस्टम में जनरली होता था ना कि अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है, ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे एक टास्क 1 रख रहे थे और एक टास्क 2 और एक टास्क 3, यानी कि तीनों टास्क को एक लाइन से रख दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ये जो टास्क 1 है ये डायरेक्टली नहीं रहेगा, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम एक क्या करते हैं बैच बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक बैच बनाना चाहें तो बैच का मतलब है ना कि एक कलेक्शन बनाना है सिमिलर टाइप का। अब इसमें जो T1 है, T2 है और ये T3 है, यानी कि ये सिमिलर टाइप का जो टास्क था उसको एक बैच में रख लेना, यानी एक जगह पे कलेक्ट करके, और यहीं पे फिर जो नेक्स्ट है T4 हो गया या T6 हो गया या T7 हो गया, तो ऐसा अलग अलग टास्क हो गया। हो सकता है कि यहाँ पे जो T5 था ये कुछ अलग टाइप का टास्क था, तो यहाँ पे T5 हम यहाँ पे रखें T8 के साथ, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से हम लोग टास्क को रखते हैं। अब इसमें भी वही बात होगा कि सीरियली एक बैच के बाद दूसरा बैच यहाँ पे CPU तक पहुँचेगा। जो ये हमारा CPU है यहाँ तक एक बैच पहले पहुँचेगा, उसके बाद फिर आई थिंक CPU, ठीक है।
तो इसके बाद जो एक बैच पहले ये वाला पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा जो हमारा ये वाला है, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो अगर इस वाले में कोई प्रॉब्लम आता है स्पेसिफिक टास्क में, ठीक है, तो ये पूरा सिर्फ बैच स्किप किया जाएगा और यहाँ पे फिर नेक्स्ट बैच वाला प्रोग्राम पे देखने लगेगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ें प्रॉब्लम है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बैच होता कैसे, बनता कैसे था, टास्क वगैरह, जॉब। अच्छा, टास्क को ना एक जॉब भी बोला जाता था उस टाइम, ठीक है। तो जॉब क्या होता था कि एक पंच कार्ड जैसा होता था, ठीक है, मतलब पंच कार्ड मतलब एक कार्ड जैसा होता था, उस पर डॉट 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 डॉट, कहीं डॉट है कहीं डॉट नहीं है, वो 0-1 के फॉर्म में क्या होता था कि वो इन्फॉर्मेशन को, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस है, जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है, वो जो भी यूज़र था वो अपना दे देता था ऑपरेटर को। ऑपरेटर मतलब एक यहाँ पे भी एक पर्सन ही था, ठीक है, वही बैच बनाता था और सिमिलर काइंड का, और वही उसको एग्जीक्यूट करवाता था, ठीक है। तो ये हो गया, ऑपरेटर उस चीज़ को ध्यान रखता था, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस वेयर पॉन्च्ड ऑन ए कार्ड विच वाज देन लोडेड टू अ टेप सेवरल सच कार्ड्स। यानी कि वही बात है कि एक साथ पे एक वो जो जितना भी पंच कार्ड्स था, जॉब था, वो सबको एक जगह पे कलेक्ट किया जाता था और उसको सीपीयू को एक एक करके मतलब कलेक्शन को एक साथ दिया जाता था, ठीक है। अब ज़रूरी है कि इसमें ये सारा जो है एक सिमिलर टाइप का जॉब हो। नेक्स्ट, दी जनरेशन ऑफ ओएस इंश्योर्ड मशीन्स रिमेन बिजी। तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखा गया, कोशिश किया गया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मशीन को बिजी रखा जाए ताकि एफिशिएंसी बहुत से ज़्यादा हो पाए, ठीक है। द मशीन टूक अप अ जॉब प्रोसेस एंड द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव द नेक्स्ट जॉब दैट वाज प्रेजेंट इन कार्ड। यहाँ पे वही काम करता है कि पहले वाले पे का इंस्ट्रक्शन और जो भी डेटा है वो लेता है, उसको काम कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट वाले पे चलता है, वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारा काम कंप्लीट करता जाता है। यहाँ पे एक ड्रॉबैक था, अगर ड्रॉबैक की हम बात करें तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब आईओ ऑपरेशन होता है, ठीक है, जब आईओ ऑपरेशंस होता था, यानी कि मान लीजिए कि ये वाला जो हमारा टास्क है, ठीक है, ये वाला टास्क आते ही बोला कि हमको ना यूज़र एक कोई फाइल भी लाना है, ठीक है, hello.txt या फिर कोई भी एक फाइल लेके आना है। तो वो फाइल क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज से लाने जाएगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, बहुत दूर है और बहुत यहाँ पे स्लो होता है, ठीक है। तो ये अगर स्लो है तो उस केस में क्या होगा, स्लो अगर है तो यहाँ पे इसका एक्सेसिंग बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। स्लो है तो वहाँ से डेटा आने में मुश्किल होगा, उतनी देर हमारा जो सीपीयू है वो खाली बैठा रहेगा, तो वही आइडल बैठने वाली बात है। तो यहाँ पे बैच वाले में प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये सब आप टाइप्स देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। थर्ड जनरेशन में क्या है, इसको 1965 से लेकर 1980 तक वाले पार्ट को कहा जाता है, ठीक है। इट वाज द राइज ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो हमारा मेमोरी था, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी जैसा कुछ टर्म था, और यहाँ पे हम लोग एक ही, जैसे कि हम बताएं, मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे रैम है, ठीक है, तो ये जो रैम है यहाँ पे हम लोग ट्राई करते थे कि एक जो टास्क प्रोसेस 1 या फिर टास्क 1 बोले, और यहाँ पे प्रोसेस उसको जनरली बोला जाता था P2, ठीक है, और ये हो गया P3, यानी कि अलग अलग टास्क एक साथ ही मेमोरी पे रखना, ठीक है। और ज़रूरत होगा तो और टास्क भी यहाँ पे मैक्सिमम, अगर जब तक जगह खाली है तब तक इसको मेमोरी में ये चीज़ भरते रहता है, ठीक है। अब जब पूरा मेमोरी को ट्राई करता है कि एकदम हम यूज़ मैक्सिमम कर पाएँ, ठीक है, मतलब एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को इसमें स्टोर करवा पाएँ, और तब इन सबको एक एक करके CPU तक भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट था मल्टी प्रोग्रामिंग में। ये हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक होगा, उसमें हम इन दोनों को भी समझ लेंगे, ठीक है। दीज सिस्टम्स वेर वेरी सिमिलर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही था, इससे थोड़ा सा सिमिलर था। दीज सिस्टम्स हैड द एबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग वेयर द टास्क ऑफ मल्टीपल यूजर्स कुड बी रन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि साथ में वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो जो प्रोग्राम्स था वो एक साथ में रन हो पा रहा था, ठीक है। यूजर्स कुड कनेक्ट टू द मशीन एंड सबमिट देयर टास्क थ्रू एन ऑनलाइन टर्मिनल। तो यहाँ पे इंटरनेट भी आ चुका था, तो ऑनलाइन टर्मिनल के थ्रू भी आप अपना टास्क सबमिट कर सकते थे, और कोई जो वर्चुअल हमारा यहाँ पे मशीन होता था कहीं पे रिमोट लोकेशन पे, तो वहाँ तक आपका टास्क पहुँचेगा और वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, OS ऑल द टास्क इन द मेन मेमोरी एंड मैनेज टास्क। यहाँ पे ना एक और चीज़ है, ये वाला जो बात है, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारा
शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आ चुका है। जब हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब FCFS यानी कि फर्स्ट कम, जो पहले आएगा उसको पहले भेजेंगे सीपीयू पे, जो बाद में आएगा उसको बाद में भेजेंगे। SJF यानी कि यहाँ पे दूसरा अप्रोच फॉलो किया जाता है कि जो सबसे कम वाला काम है, यानी जो सबसे कम मेहनत काम वाला काम है, जल्दी होने वाला काम है, उसको जल्दी भेज दो। एंड LJF यानी कि जो सबसे देर लगेगा उसको पहले कर लो। यानी कि अलग अलग टाइप का एल्गोरिदम पर हम लोग करके, और एक चीज़ को हम लोग इंश्योर करते थे यहाँ पे कि मतलब सीपीयू का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहले वाले जनरेशन से बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए। तो यहाँ पे ना एक ट्राई किया गया कि प्रोसेस स्टारवेशन ना हो। स्टारवेशन का अगर हिंदी मतलब समझे तो हम लोग जनरली होता है भूखा रहना, ठीक है। तो यहाँ पे भूखा रहने का मतलब है कि जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, मान लीजिए हमारा एक स्पेसिफिक P1 है, ठीक है, तो ये वाला पहले चला गया, फिर P2 वाला पहले चला गया, अब P2 इतना टाइम लगा दिया कि बाकी सबको अब जाने का मौका ही नहीं मिला। तो उस केस में ये जो बाकी P3 है, P4 है, P5 है, तो ये सब क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, यानी कि ये भूखा है सीपीयू का, इसको सीपीयू मिल नहीं रहा, तो यानी कि प्रोसेस स्टारवेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे वहाँ पे, तो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट जनरेशन, 4th जनरेशन, ठीक है। 1980 यानी कि 1980 से लेकर अब तक का जो समय है वो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम्स का 4th जनरेशन काउंट किया जाता है, ठीक है, जो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही नेटवर्किंग डेवलप हुआ तो ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे ही नेटवर्किंग यानी कि मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से रिमोट लोकेशंस पे कनेक्ट होने लगे ना, तो ज़रूरत पड़ा कुछ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में या फिर नेटवर्क के फॉर्म में अलग अलग डिवाइसेस को एक साथ मैनेज कर पाए। तो वो सब भी इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया कि हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, एक सिस्टम अलग हो, एक दूसरा सिस्टम अलग हो, और एक यहाँ पे तीसरा सिस्टम बहुत दूर हो, लेकिन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, इसको और इसको, ये तीनों को मैनेज कर पाए। तो इस तरह के भी कुछ सिचुएशंस अगर बनते हैं तो वहाँ पे उसको, उस मशीन्स को मैनेज किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन जनरेशन। अच्छा, इसी जनरेशन में जो ये वाला जनरेशन है, यहीं पे विंडोज़ वगैरह का मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, GUI स्क्रीन देखते हैं ना बहुत बढ़िया, तो वो चीज़ भी आ चुका था, ठीक है। विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो मैक का भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला, यूज़र से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में इंटरेक्शन रखने के लिए ये सब चीज़ डेवलप किया गया, ठीक है। द 4th जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉ द इन्वेंशन ऑफ टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर करके रखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ही CPU है, ठीक है, तो और यहाँ पे यूज़र है 1 2 3 4, बहुत सारे यूज़र है मान लीजिए, ठीक है। तो इन सबको टाइम देना है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे इसको 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, फिर इसको 2 सेकेंड 2 सेकेंड, ऐसे करके, जैसे गोलगप्पे वाले के पास जाता है ना कि थोड़ा देर पहले इसके पास, फिर इसके पास, पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, इसके पास, एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देते चलेंगे। तो वैसा ही टाइम शेयरिंग करके हम लोग काम करते हैं और सबको ऐसा लगे कि हमारा काम टाइम पे हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी अबाउट यहाँ पे टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सबको हम लोग नेक्स्ट ब्रीफ देखेंगे जब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप और भी लेक्चर्स के लिए नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये दोनों क्यों चीज़ें दिया गया है, क्योंकि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।